चलो हेडिंग डालो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और बिल्कुल सीरियसली पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरी ऐसी तैसी कर देगा आपकी अगर आपने इसमें मजे लिए तो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का सबसे पहले मीनिंग लिखते हैं। लिखो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू इट्स wear and tear or with efflux of time or due to है asset due to its wear and tear or with efflux EFFLUX of time or due to better technology। समय के साथ एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब समय बीत जाने की वजह से। ठीक है, रिडक्शन। तो सुनो, डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन हो गई वैल्यू ऑफ असेट। वैल्यू ऑफ असेट क्या हो गई? कम हो गई। किस वजह से? वियर एंड टीयर की वजह से। वियर एंड टीयर का मतलब होता है टूट फूट हो जाना, समझ गए? एफ्लक्स ऑफ टाइम, एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब टाइम बीत जाना। जल्दी जल्दी चैप्टर स्टार्ट हुआ, सही टाइम पे जल्दी बैठ। एफ्लक्स ऑफ टाइम, बकवास मत करना। एफ्लक्स ऑफ टाइम और बेटर टेक्नोलॉजी, ये होता है डेप्रिसिएशन। जल्दी बैठो। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ में आया? एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई। किस वजह से? वियर एंड टीयर की वजह से, टाइम बीत जाने की वजह से, बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से। समझ में आ गया? लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तुम सृष्टि एक पेज छोड़ देना, आधा पेज छोड़ देना बल्कि। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, लिखो डेप्रिसिएशन इज fall in value of tangible assets। डेप्रिसिएशन की खास बात है ये टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? ठीक है, और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन के लिए आप किसी को कभी भी कैश नहीं देते। अगर मेरा फोन 50,000 का था, अगर वो अब 40 का रह गया, उस पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या मैं उसके पैसे देने वाला हूं किसी को? ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मेरा लैपटॉप जब मैंने लिया था 70,000 रुपए का आता था, ऐसे फीचर्स वाला डेप्रिसिएशन। आज की डेट में ये 50,000 का हो चुका है। तो 50,000 का, 20,000 का जो डेप्रिसिएशन लग गया, क्या उसके मेरे को किसी को पैसे देने हैं? नहीं। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, तो लिखो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, अभी अभी आपको बताया। लिखो डेप्रिसिएशन, दोबारा से लिखो एक बारी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ये अभी अभी लिखवाया था आपको। डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। एक वर्ड आता है अमोर्टाइजेशन। देखो अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अब देखो, टेंजिबल एसेट्स अगर फॉल हो गई तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, लेकिन अगर इनटेंजिबल एसेट्स फॉल हो गई तो उसे क्या बोल देंगे? अमोर्टाइजेशन। लिखो फॉल इन वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अगर इनटेंजिबल एसेट्स फॉल हो गई, ठीक है,
ऐसे लिखो डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन, DEPLETION, DEPLETION, डिप्लीशन क्या होता है, लिखो फॉल इन वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्सेज फॉल हो गए तो उसे बोला जाएगा डिप्लीशन। क्या बोला जाएगा, डिप्लीशन। तो यहां पे टेंजिबल एसेट्स की बात हो रही होती है, यहां इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है, या नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्टिंग एसेट्स भी कहते हैं, WASTING, वेस्टिंग एसेट्स भी कहा जाता है। लिख लो फटाफट से, वेस्टिंग एसेट्स। तो ये मैंने आपको थोड़े से डेप्रिसिएशन से रिलेटेड टर्म्स बता दिए। अब होता क्या है, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर क्या इसकी थ्योरी आएगी समझना, उसने पूछा था ना, इग्नोर नहीं किया था, टाइम आने पे उसका जवाब दूंगा ये सोच रहा था। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस पर एमसीक्यू आ जाएगा। तो अगर आपको ये बात नहीं पता कि इन डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो गई तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो गई तो उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो अक्सर 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अक्सर 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, कॉजेज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये ऊपर लिखवा दिए थे, उसमें डेफिनेशन में ही कवर हो गए थे, लेकिन दोबारा से लिखवा रहा हूं प्रॉपर, ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख सको कि डेप्रिसिएशन कैसे लग जाता है। नॉर्मल वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज ऑफ एसेट। भाई एसेट में नॉर्मल वियर एंड टीयर, भाई एक बात देखो, ये मेरा फोन है, ठीक है, कई लोग फोनों को बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं, ठीक है, मैं इतने प्यार से रखता नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें कवर चढ़ाया हुआ है तो ये बिल्कुल एज न्यू है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने से है मेरे पास। आप लोगों के भी फोन होंगे जिसने कवर चढ़ा रखा होगा, अच्छे से मेंटेन करता होगा, तो उसका फोन जो है वो बिल्कुल टकाटक होगा, ठीक है। अगर यही सोचो, अगर सोचो मैं इसको बेचने जाता हूँ तो वो इसके स्क्रैचेस वगैरह देखेगा, तो वो दिस इज एज गुड एज न्यू, न्यू जैसा है, तो इसकी वैल्यू जो है ना मुझे अच्छी मिल जाएगी। इस मैं कह सकता हूं कि इसका इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो कम लगा है, समझ गए। अब समझना कि अब किसी ने अपने फोन की पीछे से मां बहन कर रखी होगी, है, दिखाओ जरा कोई ऐसा फोन है तो, किसने करेगा, दिखाओ दिखाओ, हाँ दिखा, क्या हो क्या है इसमें, दिखा मुझे दिखा। तो इतनी भी नहीं करी हुई, अच्छा टूट गया, ये देखो यहां से टूट गया, ठीक है। तो ये तेरा ना इसमें नहीं आएगा, नॉर्मल वियर टियर भी नहीं आएगा, पूछ कैसे। अभी अगला पॉइंट लिखवाऊंगा एक्सीडेंट, तो ये तो गिरा है और इसका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कोई फोन दिखाओ जिसपे नॉर्मल थोड़े बहुत स्क्रैचेस हो, थोड़े बहुत स्क्रैचेस हो, है दिखा दिखा, हाँ ये तेरा यूज से हुआ है, इसका फोन जो है इसने गिराया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा थोड़ा सा इसका पेंट उतर रहा है, कुछ हो रहा है, समझ, कवर नहीं लगाती ना तू, तो इस वजह से हुआ है ये। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल, अगर तू इस पे कवर लगा लेती, बिल्कुल टकाटक रखती, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती। तो ये डेप्रिसिएशन का एक रीजन है, ये जो नॉर्मल है। मेरा लैपटॉप है, मैंने इसमें कोई कवर नहीं चढ़ाया हुआ, तो देखो थोड़े थोड़े स्क्रैचेस पड़ गए हैं, स्क्रीन लगती है ना मेरे वो घर पे जो दूसरा लैपटॉप है उसमें लगाई हुई है स्क्रीन, ले लो भाई, ठीक है। चलो, तो नॉर्मल वियर एंड टियर ड्यू टू यूज ऑफ एसेट लिखो। नंबर 2 लिखो, एफ्लक्स ऑफ टाइम, लिए हुए टाइम हो गया है इस वजह से भी कोई एसेट। अब मैं कोई 25 लाख की गाड़ी ले लूं और मैं उसे जरा भी ना चलाऊं, घर पे एज इट इज रखूं, फिर भी 1 साल में कितनी वैल्यू रह जाएगी, जो गाड़ी के एक्सपर्ट बैठे हुए बताओ, 25 लाख की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। हाँ, अगर मैं बिल्कुल 1 किलोमीटर ही चलाई है, बस घर ही लेके आया हूं और कुछ नहीं किया। अरे 25 की मेरा ख्याल है, मेरी बात सुनो, 25 की 23 तो वो निकालते ही हो जाती है शोरूम से, 20 के आसपास हो जाएगी वो, समझ, 25 की 23 तो वो जैसे ही उसको बाहर निकाला ना शोरूम से, वो 23 तभी हो जाती है। कोई भी ऐसी बोलती है यार। थर्ड चलो, थार मान लो,
20 की आती है। अब हाईएस्ट मॉडल था, मैंने कस्टमाइज कराई है। ठीक है, ऑब्सोलेंस का मतलब बेटर टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। जिन लोगों के पास भी आईफोन 14 था, प्रो मैक्स था, जैसे ही 15 आ गया तो उनके स्वैग में थोड़ी सी कमी आई और आईफोन 14 के थोड़े से प्राइजेस भी गिरे। 15 के आते ही 14 के प्राइजेस थोड़े कम हो जाते हैं। 14 जो है 70 का लॉन्च हुआ था, अभी 55,000 का बिक रहा है सेल में। समझ गए मेरी बात? तो प्रो का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ऑब्सोलेंस का मतलब जैसे ही अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो एक टाइम पे आईफोन 11 जिसके पास होगा भाई साहब, आईफोन एक्स होगा जिसके पास, उसका स्वैग ही अलग होगा। आईफोन एक्स वाला अब आज की डेट में उसका स्वैग थोड़ी ना रह गया। आईफोन एक्स तो 10,000 रुपए में मिल रहे हैं। समझे मेरी बात? तो इसका मतलब ये कि ऑब्सोलेंस मतलब बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से भी आ जाता है। लिखो दूसरा, लिखो एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट का एग्जांपल इसने फोन में दिखाई दिया। ठीक है, एक्सीडेंट्स। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दोस्ती में भी लग जाता है। जब हमारा कोई दोस्त बनता है, सोचो तो हम उससे कितना फॉर्मल रहते हैं शुरू में, हाँ जी कैसे हो, ये है वो है, समझ रहे हो, फॉर्मेलिटीज होती है। थोड़े दिन बाद ओ कहां पे है तू, समझ रहे हो मेरी बात, कहां पे साढ़े, इधर आ, समझ रहे हो, एक दूसरे को ज्यादा ही बोलने लग जाते हैं, साले तेरा बाप आ गया, मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे को ज्यादा ज्यादा बोलने लग जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर, शुरू में रिस्पेक्ट होती है ना, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। लिखो टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट या लॉस। भाई डेप्रिसिएशन के बिना तुम सही प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाओगे। टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई लोग फाइनेंशियल पोजीशन सही पता चल सके हमको कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई लोग हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है। भाई जब डेप्रिसिएशन भी तो एक कॉस्ट है, उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हो। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स इन फ्यूचर। ठीक है, अब एक बात समझना, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट इन फ्यूचर का मतलब क्या है। एक बात समझो कि मैंने ये लैपटॉप ले लिया, लेकिन एक दिन आएगा कि ये यूज करने लायक नहीं रहेगा। अभी इसको लिए हुए मुझे हुए हैं लगभग 1.5-2 साल हुए होंगे इस लैपटॉप को। ठीक है, 1.5-2 साल हुए होंगे, लगभग 1.5 से 2 साल हुए हैं लगभग। तो एक टाइम आएगा जब मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा, 3-4-5 साल बाद, जब ये टाइम बोल जाएगा, स्लो हो जाएगा ये, तो उस केस में मुझे याद रखना है कि ना कि ये डेप्रिसिएशन लग गया है इसके ऊपर, तो मुझे पैसे जोड़ के रखने हैं ना, कि भाई आगे मेरे को नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, वरना एकदम से लेना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। बेटा बेचनी ही पड़ेगी ना एक लेवल के बाद। आप ये बताओ ऐसी कौन सी मशीन है, आपके घर में एसी है, वो भी एक मशीनरी है एक तरीके की, क्या वो खराब नहीं होता? जब तक यूज हो रहा है, एक लेवल के बाद उसकी लाइफ तो खत्म होगी। तो उसके बाद उस पर, अब एक बात समझो, आपकी मैं एसेट मान लो 10 लाख की है, तो आप 1-1 लाख उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 10 साल तक। समझिए मेरी बात, 10 साल बाद उसे बेच दोगे। तो एसेट डेप्रिसिएशन तो हर चीज पे लगता है, सिवाय लैंड पे। लैंड की वैल्यू बढ़ती है, अदरवाइज सबकी वैल्यू गिरती है। ठीक है,
शुरू शुरू में आपका कोई बंदा मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गाने आएंगे मन में, बाद में लड़ाइयाँ रहने लगेगी, ब्लॉक कर दोगे, लड़ाइयाँ कलेश होंगे, हर चीज पे डेप्रिसिएशन लगता है, गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, चलो चलो शुरू करें। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। किन किन चीजों पे डेप्रिसिएशन लगता है? ठीक है, नंबर 1 लिखो, कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट भी फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन है। जो एसेट की जो कॉस्ट है उस पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। फोन में क्या कर रहा है भाई? है कॉस्ट ऑफ असेट, इसमें लेना है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब कि हम वो एसेट कितने की लेके आए हैं। इसमें ऐड करेंगे फ्रेट एंड अदर कॉस्ट। फ्रेट का मतलब होता है किराया। फ्रेट का मतलब क्या होता है? किराया। अब एक बात समझना, किराया क्या होता है? अगर मैंने एसी खरीदा 50,000 का और मैंने रेडी वाले को बोला कि रेडी वाले बाबू मेरा एसी पहुंचा दो, समझ रहे हो? तो मैंने उसे बोला कि एक काम करो, 1000, उसने कहा जी मैं 1000 रुपए लूंगा। कोई ऐसा बंदा है जो एसी खरीद के खुद लेके आया हो रेडी में? बोलो। गाड़ी में आज नहीं आएगा मेरे हिसाब से, एसी आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो रेडी वाले टेम्पो वाले वो पहुंचाएंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे एसी हमें 50 का पड़ा, हमें एसी कितने का पड़ गया? 1000 रुपए का। 1000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ गया। 50 + 1 कितना हो गया? 51। उसके बाद इंस्टॉलेशन क्या होता है? हमने भैया को फोन किया, भैया इंस्टॉल कर दो हमारा एसी, वो लेके आ जाएगा। अगर विंडो एसी है तो खिड़की पे जगह बनाएगा, अपनी मशीनें लेके आएगा, लकड़ी वकड़ी का काम करेगा। और अगर स्प्लिट एसी है तो और ज्यादा पैसे लगेंगे। विंडो एसी लगाने में लगभग 500-1000 रुपए में काम हो जाता है। स्प्लिट एसी में 5000 रुपए लग जाते हैं इंस्टॉलेशन में। ठीक है मेरे बच्चे, फ्री बोलने को होती है वो, सामान तुम्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। मेरा घर अभी अभी बना है, तो मैंने इसी से 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले एसी लगवाया है, तो मेरे 5000 रुपए लग गए। ये एसी भी मैंने मेरे भाई, अब एक बात को समझ, ये पाइप जा रही है पीछे, देख वो पीछे एसी की। अब किसी का बाहर जल्दी से आ जाएगा और किसी का देर में आएगा, समझ रहा है? ये पानी बाहर पहुंचा रहे हैं ना, किसी की बालकनी तो पास में है, किसी की दूर है, तो जितना ज्यादा पाइप लगेगा, क्या वो तेरे को पैसे, पाइप के पैसे भरेगा? तेरे ऊपर आएगा ना वो। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब ये सिर्फ कहने को फ्री होती है कि 500-700 रुपए छोड़ेंगे, अदरवाइज वो पैसे लेते हैं पूरे, समझ में है, सारे काम करने के। तो परचेज प्राइस प्लस फ्रेट एंड अदर कॉस्ट लिखो, प्लस जो इंस्टॉल करने में पैसा लगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लिख लो। अब देखो तो क्या क्या लेना है, फ्रेट भी ले लिया, ये सारी चीजें हमारे उसका पार्ट बनेंगी। ठीक है, अब क्या क्या नहीं लेना, नीचे लिखो स्टार बना के, लिखो जीएसटी पेड। अच्छा, अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, अगर आपने 20,000 का एसी लिया, 2,000 का जीएसटी पे किया, टोटल 22,000 हो गया, तो आप जीएसटी को नहीं लोगे। आप 20 + 2,000 जीएसटी है ना, जीएसटी को हटा दोगे। समझ गए? लिखो जीएसटी पेड, दैट इज इनपुट जीएसटी ऑन परचेज ऑफ असेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। जीएसटी कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। कॉस्ट डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट कंपोनेंट। कॉस्ट में इंटरेस्ट भी नहीं लेना, कॉस्ट में इंटरेस्ट भी नहीं लेना। मेरे एक दोस्त ने मेरे क्रेडिट कार्ड से वो लिया है, लैपटॉप भी लिया है और एसी भी लिया, एसी नहीं लिया, OnePlus का फोन लिया है, 1,00,000 रुपए का सामान लिया है, क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड से लिया और इंस्टॉलमेंट ज्यादा बनवाई, तो उसे वो 1,10,000 का पड़ा। 1,00,000 की चीज उसे कितने की पड़ गई? 1,00,000
10,000 की। तो आप क्या मानोगे कि कॉस्ट कितनी है? 1 लाख मानोगे या 1,10,000 मानोगे? हाँ, नहीं ना बेटा, कॉस्ट में इंटरेस्ट को नहीं लेना, तो आपको कितने की पड़ेगी? 1 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट को नहीं लेना, समझिए मेरी बात। चलो तो लिखो, लिखो एग्जाम्पल। एक बंदे ने आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदा 1,50,000 का। आ जाता है इतने में या नहीं? नहीं आता। उसके ऊपर स्क्रीन सेवर लगाया 2,000 रुपए का, जीएसटी पे किया 10,000 रुपए का, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लग गए 2,000 रुपए के। लिखो, वो फोन भारी था, लोग उठा के लाए। चलो, उसको फोन को ऐसे सेट करवाना था वो, क्योंकि बहुत महंगा फोन था तो दीवार पे फिट करवाना था उसको, इंस्टॉलेशन लग गई। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी पड़ गई? अब मुझे कोई बताएगा कॉस्ट कितनी हो जाएगी? क्या मैं ये जो शुरू में 1,50,000 था इसको लूंगा? हाँ लूंगा। स्क्रीन सेवर, हाँ मैंने कहा था 152 लेंगे। जीएसटी लेंगे क्या? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी लेंगे, स्क्रीन सेवर भी लेंगे। भाई मैंने क्या लिखा था कि अदर एक्सपेंसेस को लेना है, कि और कोई खर्चा किया लेते टाइम, स्क्रीन सेवर लगवाया, वो लगवाया, स्किन लगवाई, ये लगवाया, वो लगवाया, तो ये सब चीजें लेंगे। ठीक है, नए फोन में स्किन नहीं लगवाते लोग, बहुत ज्यादा लोग लगवाते हैं बेटा। स्किन बोल रहा हूँ, स्किन 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 आईफोन में नहीं लगवाता तो फिर ऑनलाइन आती भी नहीं होगी। क्यों आती है फिर? तू ही अलग है ना, तू बैटरी अलग लगवाता होगा, स्क्रीन अलग लगवाता होगा, इसलिए तेरे मन में ऐसे विचार आ। चलो लिखो, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ एसेट। इसमें क्या क्या नहीं लेना? इंटरेस्ट नहीं लेना, जीएसटी नहीं लेना। दूसरा, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू लिखो, इट इज एन एस्टिमेटेड realizable value of the asset at the end of its estimated useful life. It is also known as scrap value. तो लिखो, डेप्रीशिएबल अमाउंट कैसे निकलेगा? जो आपकी कॉस्ट ऑफ असेट है उसमें से माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब ये समझते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। रेजिडुअल वैल्यू को और क्या क्या कहा जाता है सुन लो, रियलाइजेबल वैल्यू भी कहा जाता है, स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है। ये क्या होती है समझो। किसी भी फोन को अगर एग्जांपल ले, ये मेरा फोन है, ये मान लो मैंने 8 साल चलाया, 10 साल चलाया, एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब इसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर, ये यूज करने लायक नहीं रहेगा। अगर ये यूज कर, मेरे को ना फोन के मामले में ना वो मिला हुआ है,
श्राप। क्या श्राप मिला हुआ है कि मैंने अपनी जिंदगी में मैं लगभग मेरे पास पहला फोन आया था 2008 में, तो मैं लगभग ऑन एन एवरेज हर 6-7 महीने में फोन बदल देता हूँ। ठीक है, हर 6-7 महीने में कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है। मैं लेता भी हूँ ना कोई फोन, तो मैं सोचता हूँ कि भाई अब की बार नहीं बदलूंगा, तो लेकिन मैं फिर बदलना पड़ जाता है। कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है। मतलब अब जैसे मेरे पास इससे पहले था सैमसंग का S20 FE, तो वो मैंने लिया था, मैंने कहा था अब की बार पक्का नहीं बदलूंगा, सैमसंग का फोन है बहुत बढ़िया। तो उसकी थोड़ी देर बाद मुझे उसकी चार्जिंग स्लो लगने लग गई, उसकी बैटरी बैकअप कम करने लगने लगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जिंदगी में हाईएस्ट मैंने कोई फोन यूज किया था वो 15 महीने यूज किया था, OnePlus 7 Pro आता था एक, वो यूज किया था। तो एक बात समझो कि मेरे को तो पता नहीं, लेकिन कई लोग तुम्हारे घर में होंगे या तुम में से भी कोई ऐसा बहुत होगा कि जो फोन को अच्छे से, जैसे चंद्र सर के पास फोन था तो उन्होंने 6 साल चला दिया, 6 साल चलाया, तो उसे कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइज करना ना। उन्होंने, उनके पास है अभी अभी उनको अभी तो नया दिलवाया है मैंने साथ जाके, Redmi Note 5 Pro। तो कितना पुराना फोन है वो, कब आया था Redmi Note 5 Pro? बहुत पुराना फोन है। तो उन्होंने उसकी पूरी ऐसी तैसी की है, समझ गए। एक लेवल आया जब उनको लगा, अभी भी उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल आएगा जब वो खराब हो जाएगा तो वो कुछ तो बिकेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ, कोई भी कुछ तो बिकेगा, 1000 का 500 का। अबे कुछ नहीं बिकेगा तो एक्सचेंज में ही अभी ऑफर आ रखे हैं, तो 4-5 हजार का चला जाएगा एक्सचेंज में। मैं बताता हूँ क्या एक्सचेंज में क्या होता है, 3,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिल जाता है। तो जो चीज 1000 की है वो 4,000 वैल्यू लगा देते हैं उसकी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू की जब एंड ऑफ लाइफ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एंड ऑफ लाइफ, तो स्क्रैप वैल्यू है, समझ गए। अब से सोचो लगभग 100 साल बाद, 80-90 साल बाद, तुम्हारे लिए 80-90 साल है, 70 साल है, मेरे लिए तो 30-40 साल ही मान लो। कहने का मतलब हमारी फोटोएं लग रखी होंगी, हमारे दादा दादा कह रहा हूं, हमारे पोते हमें प्रणाम करते होंगे कि ये मेरे दादाजी थे। क्या नाम है तेरा, मयंक, ये मेरे दादाजी थे, समझ। मेरे को मेरे पोते, अब बात समझो ना, क्या आपसे 80 साल बाद, 100 साल बाद तुम इस जमीन पे होगे, तो तुम्हारी भी एक एस्टिमेटेड लाइफ है, समझिए। ऐसी एसेट की भी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, समझिए मेरी बात। एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है जिसे स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्रैप वैल्यू, समझ गए। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलता है, कॉस्ट में से क्या माइनस कर दोगे, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू। किसको, एस्टिमेटेड रेजिडुअल। तो रेजिडुअल वैल्यू का मतलब अगर मैं इसको ऐसे हिंदी में मजाक में लिखाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि जब कोई चीज तुम्हारी कबाड़ हो जाएगी, कबाड़ वैल्यू लिख लो। तेरा फोन कौन सा है, कितने साल लगभग चल जाएगा तेरे हिसाब से, 2 साल बाद खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। खत्म होने की नौबत जब अब तू यूज ही नहीं कर सकती, ऐसी हालत आ जाएगी। 5 साल बाद, 5 साल बाद तेरे हिसाब से इसकी वैल्यू तब कितनी होगी, बस वही है रेजुअल वैल्यू। एस्टिमेट कर रही है तू, कंफर्म नहीं है, एस्टिमेटेड है। क्या है, लिखा नहीं है एस्टिमेट, एस्टिमेट वर्ड नहीं आ रहा बार बार। ठीक है, चलो ठीक है, एस्टिमेट आ गया। आ जाओ अब आगे चलो कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होती है। तो लिखो, इट मींस लाइफ पीरियड फॉर विच एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी यूज्ड। ठीक है, एसेट को जब तक हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे एस्टिमेटेड लाइफ, अब से कई साल पहले इंसान की एस्टिमेटेड लाइफ होती थी 80-90। तुमने देखा होगा अपने दादा दादी 80 के होंगे, 90 के होंगे, 100 के होंगे। ठीक है, अब किसी के दादा के पापा जिंदा है अभी, किसी के दादा के पापा, दादा के भी पापा, पड़ दादा बोल सकते हैं, दादा की मम्मी नहीं है, नहीं है, दादी की मम्मी है ना, तो कितनी एज होंगी लगभग 95 ना। तो अभी तो लोगों की लाइफ 80, मेरे दादाजी की जब डेथ हुई तो वो लगभग 78-80 के थे। सोचो हमारा क्या होगा, उन लोगों ने तो मोमोज नहीं खाए, उन लोगों ने गंद नहीं खाया इतना। सोचो हम लोग
हम लोग गंद खा रहे हैं कितना, सोचो हमारी एस्टिमेटेड लाइफ कम है कि नहीं है, बताओ। हम उन्होंने मैकेन्स की टिकियां थोड़ी ना खाई है घर में तल तल के, समझ रहे हो मेरी बात। उन्होंने ये जो अभी क्या घटिया सा पी रहा था, वो लाल लाल सा क्या था वो, ये पी नहीं नहीं वो लेके आया था। ये क्या करता है ना, जैसे स्टिंग पिएगा तो 20 रुपए की होगी, तो इसका स्वैग नहीं बन पाएगा, तो इसने घर में ना 5-5 वाले गिलास रखे होंगे, वो जो ढक्कन वाले आते हैं ना, आने से पहले उसमें डाल लेता है, फिर उसको देखो क्या लगेगा, वो कितने की चीज है, 100। ये तरीका है इसका। चलो देखो, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने की लाया था तू, देखा क्या था वो, रेड कलर का, मुझे तो नहीं देखा मैंने कभी, ठीक है मुझे नहीं पता। अच्छा, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इट मीन लाइफ पीरियड फॉर विच असेट इज एस्टिमेटेड टू बी यूज्ड। लिखो, आगे लिखना शुरू करो। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैं ये बता रहा था, एस्टिमेटेड लाइफ बता रहा था कि हर चीज की एस्टिमेटेड लाइफ अलग अलग होती है। आपके घर में जो मोटर लगी है जिसमें पानी आता है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, 15 साल, 20 साल भी चल सकती है। वो 10 साल तो होती है एस्टिमेटेड लाइफ, मोटर को इतनी जल्दी खराब नहीं होती। फोन की लाइफ आप 5 साल मान रहे हो, आपके पास कोई फर्नीचर है उसकी लाइफ आप अलग मान रहे हो। टीवी के बारे में कहा जाता है 4-5 साल भी आपके निकाल दे तो बड़ी बात है, समझ रहे हो। तो हर चीज की अलग अलग लाइफ होती है, ये ध्यान रखना। पेन की लाइफ अलग होती है, ठीक है। हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। लिखो, मेथड 1, डेप्रिसिएशन is charged to asset account। कितनी देर का रास्ता है वहां से, कितनी कैसे आएगी, कितनी देर लगती है, 7 मिनट लगते हैं ना, तो 50 पे जाएगी, वहां 5 बजे पहुंच जाएगी। मतलब उनकी क्लास मिस नहीं करेगी, वहां टाइम पे पहुंचेगी। क्या, तो बेटा पढ़ ले थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। देखो, अब हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, एसेट में चार्ज कर देंगे। तो सुनो, पहले हमने एसेट खरीदा, एसेट खरीदने की एंट्री आपको जर्नल एंट्रीज में 100 बार हो चुकी है। एसेट को डेबिट करेंगे और हमारे पैसे जा रहे हैं एसेट टू बैंक, बोलो। और आपको यह भी याद है, जब डेप्रिसिएशन लगता था उसकी जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, हम उसे डेबिट करेंगे, और एसेट कम हो गई, एसेट को क्रेडिट करेंगे। याद है ये सारी बातें। और एंड में क्या करेंगे, ये नई एंट्री आ रही है कि डेप्रिसिएशन को पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने क्या करा, जो आपका डेप्रिसिएशन है उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट आ गया, इसलिए आपने पहले डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था, अब आप क्रेडिट कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। टेंशन मत लो, ये एंट्री तुमसे कोई नहीं पूछने वाला पेपर में, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट, आगे लिखो मेथड 2। मेथड 2, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू, जितने भी क्लास में डिस्टर्बिंग फैक्टर थे ना वो सब चुपचाप पढ़ रहे हैं, अब 4-5 थे और एक रह गया बस अभी भी जिंदा। फुकरे में वो जो एक सदाजी घूम रहे होते हैं ना साथ में, वो है ये बिल्ला हलवाई का लड़का। चलो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिखो, नंबर 1, एसेट टू बैंक। पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं है, एसेट खरीदने की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट तो करोगे लेकिन आप एसेट को क्रेडिट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ये पहली बार ही आ रहा है, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करोगे। किसको क्रेडिट करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, सुनना,
कई लोग क्या करते हैं, स्कैन करना पड़ेगा क्या? चलो छोड़ो। कई लोग क्या करते हैं, दुकान वाले को सामान लेते हैं, साथ के साथ पैसे देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, खाता चलता है। खाता कैसे चलता है, सामान लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते। तुमने से ऐसा किसी का है कि दूध वाले को तुमने लगवा रखा है, 1 तारीख को उसको पेमेंट कर देते हो, ऐसा है किसी का? उसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इसमें हम साथ के साथ डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं करते। हम डेप्रिसिएशन टू क्या है, एक नया अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी आगे चल के समझ में आएगा, टेंशन मत, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी ये आगे डिस्कस होगा। अभी ये तो जस्ट एक इंट्रो हो गया इसका, किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसके बाद, इसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। अब हम यहां से कहां पे, पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, छुट्टी हो गई।